हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हमारा पहला क्लास है जीएसटी स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, जिसमें हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी को एक एक करके डिफरेंट प्रोविजन से और डिफरेंट प्रैक्टिकल अप्रोच से, एक्सेल फाइल से, जीएसटी वेबसाइट से, उन सब चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पहले क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं आपको उस टॉपिक का आइडिया दूं जिस टॉपिक से हमें पूरे जीएसटी को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकली समझने जाएं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए हमें जीएसटी का बेस चाहिए। वो बेस हमें बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट डे ऐसी टॉपिक को के बारे में डिस्कस करें जो टॉपिक इन इटसेल्फ सारे प्रैक्टिकल एरियाज को कवर करें। सो इसलिए हम लोग ने हर टॉपिक से वो सारे प्रोविजंस को लिए हैं जो आपको कभी भी आप रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न्स हो, रिफंड्स हो, इन सब को समझने में हेल्प करें। इसलिए हमने सारे चीज़ों का असिमुलेट करके आज का क्लास लिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिससे आपको पूरे जीएसटी लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम रेगुलर अप्लाई करते हैं वो आप समझ पाओगे। तो पहला प्रोविजन जो हमें समझना है वो है कि हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी कब चार्ज करना है। यह हमें जानना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट्स में है, यानी मैं जहां से सप्लाई कर रहा हूं और जहां मेरा सप्लाई हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जिस स्टेट को टैक्स मिल रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जिस भी स्टेट को टैक्स का रेवेन्यू मिलने वाला है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अपने प्रोविजंस है जिसका इन डेप्थ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, उसको आप अपने टाइम पे पढ़ सकते हो। बट लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दो प्रोविजंस को हमें समझना है। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करना है, और अगर ये दोनों अलग स्टेट्स में है तो हमें आईजीएसटी चार्ज करना है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, अगर हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज कर दिया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी, या फिर आईजीएसटी चार्ज कर दिया इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो क्या होगा? तो हमें करेक्ट टैक्स देना है, यानी हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी अगर पे किया होना चाहिए था आईजीएसटी, तो हमें आईजीएसटी पे करना होगा, और सीजीएसटी, एसजीएसटी का फिर हम रिफंड ले सकते हैं। ये प्रोविजन है लॉ के अंदर। अब ये तो हम समझ गए कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि जब हम परचेज करते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम यूज करते हैं अपने आउटपुट टैक्सेस के पेमेंट के लिए। अब इस आउटपुट टैक्स के यूसेज का क्या प्रोसेस होगा, क्या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन होगा, यानी जब हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे अपना, तो कौन से बैलेंस को, अगर हमारे इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में बैलेंस है, हमारे आउटपुट में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, तो कौन से बैलेंस को पहले यूज करेंगे, कौन से बैलेंस को बाद में यूज करेंगे, और किस टैक्स का पेमेंट करने के लिए करेंगे। इसमें आप स्टेप देखोगे तो दिया हुआ है कि आईटीसी जो आईजीएसटी के लिए आपका अक्यूमुलेट हो रहा है, इनपुट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी को आप यूज करोगे आउटपुट आईजीएसटी के पेमेंट के लिए, राइट। उसके बाद आपके इनपुट आईजीएसटी में अगर कोई बैलेंस है तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के पेमेंट के लिए, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, यानी किस ऑर्डर में, किस प्रपोर्शन में करना है हमें, वो हमारे हाथ में है। सो इनपुट आईजीएसटी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पूरा का पूरा सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना है या पूरा एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना है, ऐसा नहीं है। इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट, और उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी में कोई बैलेंस बच जाए तो हम उसको आउटपुट सी और आउटपुट एस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पहले हमें इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस खत्म करना है, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी में अगर अपना बैलेंस है तो इनपुट सीजीएसटी को पहले हमको आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट में हमें सेट ऑफ करना है, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे आपके स्टेप्स हैं। फिर अगर इनपुट एसजीएसटी में हमें बैलेंस दिख जाए तो आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट करना है, और इनपुट एसजीएसटी को में अगर बैलेंस दिख जाए तो 7th स्टेप में लास्ट में आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट करना है। ये सारे स्टेप्स हैं हमें। अगर आपको इन केस ये वीडियो में अगर ये कुछ भी फास्ट लग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली इसमें वापस जाके देख सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़े से बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो मैं बहुत ज्यादा इसकी एक एक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, राइट। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब हमें समझना है कि जीएसटी में सप्लाई क्या होता है। सबसे पहले जीएसटी लगता है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो तो, राइट। सो अगर सप्लाई हो तो ही जीएसटी लग सकता है। और लेवी सेक्शन बोलता है कि अगर जीएसटी लेविएबल है किस चीज के ऊपर, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लेविएबल होगा, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लेविएबल होगा। और अगर कोई भी चीज लेविएबल टू टैक्स है तो उसको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसा सप्लाई जो लेविएबल टू टैक्स हो, यानी कि क्या चीज ऐसा है जो लेविएबल टू टैक्स नहीं है, पहले उसको समझते हैं। जैसे अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी अगर आप अल्कोहलिक लिकर बेचते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, राइट। उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, राइट। और टैक्सेबल सप्लाई वो होता है विच इज लेविएबल टू टैक्स, राइट। टैक्सेबल सप्लाई वो हुआ जो होता है लेविएबल टू टैक्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है वो सप्लाई जो लेविएबल टू टैक्स तो है, यानी उसके ऊपर लेवी तो है, टैक्स लेवी तो है, बट या तो निल रेट है या फिर उसको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम नोटिफिकेशन, राइट। तो अगर हम ये राइट साइड पे जो वेन डायग्राम बना हुआ है उससे समझने जाए तो हम समझेंगे कि टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये हुआ जिसमें आपका या तो जीएसटी लगता है 5, 12, 18, 28, या फिर जिसमें निल रेट हो वो भी टैक्सेबल सप्लाई कहलाया जाएगा, या फिर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो नोटिफिकेशन के थ्रू वो भी टैक्सेबल सप्लाई होगा। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में एक और पोर्शन है जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो हुआ नॉट लेविएबल टू टैक्स। यानी कि टैक्सेबल सप्लाई में टैक्स रेट वाला सप्लाई, निल रेट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये 3 चीजें हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को हम एग्जेम्प्ट सप्लाई भी बोल सकते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर निल रेट भी, एग्जेम्पशन, नोटिफिकेशन और नॉन टैक्सेबल तीनों कवर होता है, राइट। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर ये तीनों चीजें कवर होती है। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई का वन पार्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप समझ जाओगे। हम वापस से बताते हैं सप्लाईज क्या है। टैक्सेबल सप्लाईज हम यहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं 5, 12, 18, 28। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो हुआ जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। नॉन जीएसटी सप्लाई वो हुआ, या नॉन जीएसटी बोले या नॉन टैक्सेबल बोले, इट इज द सेम टर्म। अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉट अ सप्लाई यानी वो चीजें जिसको हम सप्लाई ही नहीं बोल सकते, तो जीएसटी लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ शेयर्स, ये सप्लाई ही नहीं माने जाते, इनके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, राइट। तो ये भी हमें जान के रखना जरूरी है। अब जीएसटी में हम ये टर्म बहुत सुनते हैं जो होता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन कोड हुआ कि अगर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जीएसटी में टैक्सेबल है तो हमें उसका टैक्स रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे एचएसएन कोड के थ्रू। एचएसएन कोड हुआ जो एक कोड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, जिसमें वो सब गुड्स और सर्विसेज का कुछ कोड देते हैं। उस कोड के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे ये गुड्स कि ये गुड्स कौन से रेट में फॉल करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 20081100 ये 8 डिजिट एचएसएन कोड है, राइट। ये 8 डिजिट एचएसएन कोड है। सो इसका एचएसएन कोड अगर हम समझने जाएं, एग्जांपल, अगर फ्रूट्स, नट्स, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट 2008 हुआ ये एचएसएन कोड। यानी कि ये एक ब्रॉड हेड है, यानी कि अगर आप हेड समझने जाओगे तो चैप्टर 20, चैप्टर कैसे आया? फर्स्ट 2 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। 2008 में से फर्स्ट 2 टर्म्स इज
चैप्टर 20 में आप मान लो फूड एंड फूड स्टफ्स का बात करता है। 2008 हुआ फ्रूट्स नट्स, यानी चैप्टर 20 के अंदर एक बाइफर्केशन बन गया 4 डिजिट फ्रूट नट्स एंड एडिबल प्लांट्स का, राइट। उसके बाद अब हमें पता है नट्स इसमें कवर्ड है, अब इसको हम और बाइफर्केट करना चाहते हैं 8 डिजिट लेवल पे, तो आया 20081100 जो है ग्राउंड नट्स। फिर अगर हम अदर्स की बात करें, अदर देन ग्राउंड नट्स, 6 डिजिट पे 200819, यानी कि अदर फ्रूट्स एंड नट्स, राइट। अब 19 के अंदर हम देखेंगे तो है कैश्यू नट्स, काजू, 20081910। 1920 क्या हुआ, अदर रोस्टेड नट्स एंड सीड्स। ये हुआ आपका पूरा का पूरा HSN कोड 8 डिजिट लेवल पे। इस तरह से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सबका HSN कोड डिफाइन किया गया है कि क्या होगा, राइट। सो अगर आप 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन देखोगे, उसमें आपको सारे गुड्स मिलेंगे जिसके ऊपर अलग अलग रेट्स बताए गए हैं, 5, 12, 18, 28, 3% या 0.25%, अलग अलग शेड्यूल्स बताए गए हैं जिसमें HSN वाइज सबका रेट स्पेसिफाइड है। और ये HSN कोड आप कैसे देखोगे, इसका लिस्ट आप कहां देख सकते हो, पूरा का पूरा लिस्ट कहां देख सकते हो आप, इसके लिए आपको जाना होगा कस्टम्स के टैरिफ एक्ट में, जहां पे पूरा का पूरा लिस्ट है HSN कोड का। वहां पे आप अपना गुड्स को देखो, आप अगर कपड़ा बेचते हो तो आप अपने कपड़े का, अगर आप फैब्रिक बेचते हो तो आप वहां जाओ, देखो कि कौन से हेड में आप हो, आप रेलिवेंट HSN कोड में जाओ, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करो कि क्या GST का रेट होना चाहिए। यानी कि आप पहले HSN कोड आइडेंटिफाई करो कस्टम्स टैरिफ एक्ट से, वो HSN कोड को आप ढूंढो इस शेड्यूल के अंदर में जो है GST रेट शेड्यूल, और आप आइडेंटिफाई कर लो अपना GST रेट, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, ये एक अगेन मास्टर नोटिफिकेशन है जिसमें सारे लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, राइट। उसके बाद 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एक लिस्ट है जिसमें टैक्सेबल सर्विसेज का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12/2017 एग्जेम्प्ट सर्विसेज की बात करता है, यानी 1 और 2 बात करता है गुड्स की, 11 और 12 बात करता है सर्विसेज की। नोटिफिकेशन 1 और 11 बात करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की, 2 और 12 बात करता है एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की। अब हम समझ गए, मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो होता है समथिंग विच इज लेविएबल टू टैक्स, यानी अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स छोड़ के बाकी सब टैक्सेबल सप्लाई हुआ, राइट। और मैंने आपको बताया कुछ तो सप्लाई ही नहीं हुआ, जैसे 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 सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे सप्लाई ही नहीं हुए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई हुआ अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 कंपोनेंट्स हैं, या तो एग्जेम्प्ट है नोटिफिकेशन से जो मैंने अभी बात की आपसे 2 नंबर या 12 नंबर, या फिर उसका रेट GST नोटिफिकेशन में नील दिया हुआ है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में तीसरा पार्ट है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसको मैंने बोला अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। ये क्या हुआ, ये ऐसा रेट हुआ जहां पे आपका एक्सपोर्ट इसमें क्लासिफाइड है, या फिर सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर। ये दो SEZ यूनिट और डेवलपर यानी ऐसी जगह जो इंडिया में तो है बट उसको डेजिग्नेट कर दिया गया है कि वो SEZ का एरिया है। अगर आप उसमें सप्लाई करते हो उसको मान लिया जाएगा एज इफ आप इंडिया के बाहर सप्लाई किए हो, उसको उतना ही बेनिफिट्स मिलेगा जो आप इंडिया के बाहर सप्लाई करते हो तो मिलता है, राइट। अब आप सोचोगे ये एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो हुआ जिसके ऊपर अगर आप आउटपुट देते हो तो आपका टैक्स तो नहीं लगता, बट आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC भी नहीं ले सकते। जीरो रेटेड सप्लाई क्या हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई वो हुआ जिसपे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो और एट द सेम टाइम आप आउटपुट पे जीरो रेट चार्ज करोगे, यानी आपका आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है, एट द सेम टाइम आपको इनपुट भी मिल जा रहा है। तो जीरो रेट
हैज अ फार ग्रेटर देन बेनिफिट देन द एग्जेम्प्ट सप्लाई, बिकॉज एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपका इनपुट नहीं मिलता आपको, इसलिए आपका इनपुट जो आप भी खरीदते हो आपका जीएसटी लगता है, वो आपका कॉस्ट बन जाता। जीरो रेटेड सप्लाई में आपका कॉस्ट नहीं बनता, वो आपका आपको उसका इनपुट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। अब जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, हम रिफंड ले सकते हैं उसका, ये बात आप ध्यान में रखना। अगर हम जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारा जो इनपुट में कॉस्ट लगा है, हमारा जो इनपुट में जीएसटी लगा है, उसका आप हमें रिफंड दो। उसका हमारे पास दो उपाय है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे इनपुट पे कॉस्ट आया है 100 रुपया, 100 रुपया आपका जीएसटी है जो आपके इनपुट पे लगा हुआ है। या तो आप गवर्नमेंट के पास जाओ और बोलो कि मेरा ये 100 रुपया के ऊपर आप मुझे रिफंड दो। इसको हम बोलते हैं सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी आप अपने आउटपुट पे कुछ टैक्स नहीं दे रहे, आपके इनपुट में जो 100 रुपया का जमा हुआ कॉस्ट है उसको आप गवर्नमेंट से रिफंड मांग रहे हैं। इसके लिए आपको एलयूटी यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा ऑनलाइन, राइट। नेक्स्ट, सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम 100 रुपया इनपुट लें और 110 रुपया आउटपुट दिखाएं, राइट। इसका मतलब हम 100 रुपया इनपुट लेके आउटपुट में जब हम 110 रुपया पेमेंट करते हैं, 100 रुपया का इनपुट से पेमेंट करें, 10 रुपया कैश में पेमेंट करें। हमने पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, यानी कि हम 100 रुपया का रिफंड नहीं मांग रहे, हम 100 रुपया का इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट में 110 रुपया दे रहे हैं। हम 110 रुपया गवर्नमेंट को दे के रखे हैं, अब हम 110 रुपए का रिफंड मांग रहे हैं, जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट पे, सप्लाई टू एसईजेड पे हमेशा आईजीएसटी ट्रांजैक्शन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। हमेशा वो आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं और क्यों हमें जानना है टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई समझने जाओगे, इसका लॉजिक ये है समझने का कि आपको किस मोमेंट पे टैक्स देना है। आप हमेशा ये नहीं जान सकते कि आपने मान लो आज गुड्स को सप्लाई किया, इनवॉइस 15 दिन बाद रेज किया, पेमेंट 1 महीने बाद आया, तो आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट को जीएसटी कब जमा करना है। अगर आप उससे लेट जमा करते हो तो आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है। गुड्स के केस में क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? अर्लीस्ट ऑफ 3 डेट्स, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मैं बोल दूं आपको, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अभी अबेयंस में है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता। 4-4.5 साल हो गए हैं जीएसटी को, अभी तक डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट के ऊपर आपका गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, खाली गुड्स, सर्विसेज के ऊपर लगता है। यानी कि पेमेंट डेट रेलिवेंट नहीं है, ये प्रोविजन में है बट अभी रेलिवेंट नहीं है। मैंने डाला इसलिए क्योंकि ये प्रोविजन में है और आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कभी आप प्रोविजन पढ़ो तो। इसका मतलब अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट्स, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यानी कि आपको इनवॉइस कब इश्यू करना था और आपने कब किया, राइट। अब हम सर्विस की बात समझते हैं। सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है? अगर आपने इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में इशू कर दिया, प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड जनरली 30 डेज है, अगर आपने इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, आपको लेट हो गया, आप मान लो कि आप 31 दिसंबर को सप्लाई प्रोवाइड करते हो, राइट। आपको 30 डेज में इनवॉइस इशू करना था, यानी 30 जनवरी तक इशू करना था। आपने इनवॉइस 29 जनवरी को इशू कर दिया, तो इन दैट केस सिंस आपने विद इन द टाइम पीरियड इशू किया, आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आपने 30 जनवरी यानी लेट्स से 3 फरवरी को इशू किया, तो इन दैट केस आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। आपने सर्विस कब कंप्लीट की, मान लो 31 दिसंबर को, इन दैट केस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया डेट ऑफ इनवॉइस कब माना जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था गुड्स के केस में क्या होगा, एक्चुअल डेट और लास्ट डेट। एक्चुअल डेट तो हम समझ गए कि इनवॉइस कब इशू होता है, लास्ट डेट कब माना जाएगा, लास्ट डेट हुआ
जब अगर मेरे फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है, मैंने गुड्स बेच रहा हूं, मेरे घर से गुड्स निकल रहा है, तो जिस दिन मेरे घर से गुड्स निकला उस दिन को हम बोलेंगे कि हमें इनवॉइस इशू करना था। मतलब अगर मैं गुड्स भेज रहा हूं तो जिस दिन भी मैंने गुड्स भेजा उस दिन मुझे इनवॉइस इशू करना है। अगर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, सप्लाई में मूवमेंट नहीं है, गुड्स यहीं का यहीं पड़ा है, मैं आपको बोला आओ मेरे घर पे ही गुड्स है रखा हुआ, ले लो, करेक्ट। तो जिस दिन मैंने आपको बोला ये गुड्स का मूवमेंट कुछ नहीं होगा, ये घर के साथ गुड्स आप ले लो, तो जिस दिन मैंने आपको ये घर की चाबी दी, बोले कि ये गुड्स आज से आपका, उस दिन माना जाएगा कि आपको इनवॉइस इशू करना था। तो एक्चुअल डेट और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज के केस में मैंने आपको बताया 30 डेज होता है, सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज के केस में 45 डेज होता है। अब हम समझते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कब दिया जाता है जीएसटी में? या तो एक ऑप्शन है कि आप सप्लाई होते वक्त दे दो, यानी कि सप्लाई जब हो रहा है जीएसटी, जब आप गुड्स दे रहे हो उसी समय आप इनवॉइस देते हो, उसी समय आप इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दो। आपने 100 रुपए का गुड्स दिया, लेस डिस्काउंट लिखा 10 रुपीज, तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 90 रुपीज पे, राइट। सो जीएसटी का वैल्यू जो रहेगा डिस्काउंट रिड्यूस करने के बाद, यानी कि 90 रुपीज पे लगेगा। अगर आप मानो कि आपने डिस्काउंट दिया आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, यानी कि मैंने सप्लाई कर दिया उसके बाद जाके डिस्काउंट दिया मैंने, यानी कि मैंने गुड्स आज आपको दे दिया, लेट्स से आज है 1 जनवरी, मैंने आपको आज गुड्स दे दिया, करेक्ट। उसके बाद सप्लाई हो गया, मान लो 16 जनवरी को आप मुझसे डिस्काउंट मांगते हो, क्या मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं? और अगर देता हूं डिस्काउंट तो क्या वो, अगर मैंने आपको 100 रुपए पे गुड्स दिया था और उस पे जीएसटी लगाया था, अब आप मुझसे 10 रुपए का डिस्काउंट मांग रहे हो, तो क्या इस 10 रुपए के ऊपर मैं जीएसटी को कम कर सकता हूं? 100 रुपए पे मैंने जब गुड्स दिया तो जीएसटी लगाया, अब मैं जब वैल्यू कम कर रहा हूं तो जीएसटी भी कम करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं कम जीएसटी? उसके लिए दिया हुआ है 4 कंडीशंस। उसमें बोला गया है हां आप कर सकते हो कम, अगर नंबर 1 एस्टैब्लिश्ड एज पर द अग्रीमेंट, हम लोग दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया था कि यस इसको सप्लाई किया जाएगा गुड्स, ये अग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हो गया था, और ये बोला गया था अगर आप लेट्स से 15 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सेकेंड, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी टाइम सप्लाई के दौरान हम दोनों को पता होना चाहिए कि किस केस में डिस्काउंट दिया जाएगा, राइट। थर्ड, लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइसेस, यानी 1 जनवरी को मैंने जो आपको इनवॉइस दिया था उस दिन के इनवॉइस के साथ आप स्पेसिफिकली लिंक कर सको अपने डिस्काउंट को। चौथा, मैंने जब आपको जीएसटी लगा के गुड्स दिया था आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, राइट। जब मैं सेल करता हूं तो आप उसका आईटीसी लेते हो। अब मान लो कि मैं आपको क्रेडिट नोट देता हूं क्योंकि डिस्काउंट है ये, तो आपको उसके अगेंस्ट आईटीसी कम करना होगा। तो ये चारों कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करोगे तो ही 10 रुपए पे जीएसटी कम कर सकते हो। अग्रीमेंट के द्वारा हम दोनों के बीच में ऑलरेडी डिस्कस होना चाहिए, सप्लाई के टाइम पे हम दोनों को पता होना चाहिए, इनवॉइस के साथ वो लिंक होना चाहिए कि कौन से इनवॉइस से है, और आईटीसी उस पर रिवर्स हो जाना चाहिए। डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट की अब बात करते हैं। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कब इशू होता है? अगर टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स चार्ज इज मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई, यानी कि आप मान लो कि मैंने गलती से 100 रुपए टैक्स चार्ज कर दिए, मुझे टैक्स चार्ज करना था 90 रुपीज पे, राइट। अब मुझे अपना टैक्स कम करना है तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, करेक्ट। 10 रुपीज का क्रेडिट नोट इशू करूंगा जिसमें जीएसटी भी 10 रुपीज लगा होगा। ये क्रेडिट नोट कब कब इशू होता है? नंबर 1, सेल्स रिटर्न हो रहा है, मैंने सेल्स किया, जीएसटी लगाया, अब सेल्स रिटर्न हुआ तो जीएसटी कम करना होगा, वैल्यू भी कम करना होगा। सेकंड, जब मैंने टैक्सेबल वैल्यू गलती से ज्यादा चार्ज कर दिया, मुझे कम चार्ज करना था, तो मैं क्रेडिट नोट दूंगा कि मेरा वैल्यू कम करना है मुझे। थर्ड, मैंने सर्विस दिया बट वो सर्विस आपको पसंद नहीं आया, मैं कंसल्टेंट हूं, मैंने आपको सर्विस दी, आप बोले ये अच्छा सर्विस नहीं है, आपने मुझे जो इनवॉइस दिया 10,000 का उससे मुझे कम करके 7,000 का करो,
तो मैंने आपको 3000 का क्रेडिट नोट दिया। अब ये क्रेडिट नोट जो 3000 का दिया, क्या इसमें जीएसटी भी कम हो सकता है? आंसर इज यस, कम हो सकता है, बट इसका एक टाइम लिमिट है कि मैं कब तक इशू करूं। क्या टाइम लिमिट है? अगर मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, अप्रैल 21 टू मार्च 22, तो इसका क्रेडिट नोट इशू हो सकता है अगले साल के सितंबर के रिटर्न तक, यानी कि सितंबर अगला साल, यानी सितंबर 22 तक, 30 सितंबर 2022 तक मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं, राइट। उसके बाद अगर मुझे क्रेडिट नोट इशू करना है अगर, तो मैं जीएसटी अपना कम नहीं कर सकता। मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं बट जीएसटी कम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, टैक्सेबल वैल्यू चार्ज इज, अगर आप मान लो आपने जो टैक्सेबल वैल्यू चार्ज किया, गलती से 100 रुपए चार्ज किया, आपको चार्ज करना था 110 रुपए, राइट। आपने गलती से 100 रुपए चार्ज किया, आपको चार्ज करना था 110 रुपए, तो क्या होगा? तो फिर इन दैट केस आपको 10 रुपए का डेबिट नोट देना होगा। आपने 110 रुपए चार्ज नहीं किए तो 10 रुपए का आप डेबिट नोट दोगे और उस पर आपको जीएसटी देना होगा, राइट। फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज। इसका मतलब किस केस में आपका फॉरवर्ड चार्ज होगा, किस केस में रिवर्स चार्ज होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सेल करते हैं गुड्स को या सर्विस को, तो कौन टैक्स देता है? सप्लायर टैक्स देता है, सेलर टैक्स देता है। मैं 100 रुपए पे आपको गुड्स बेच रहा हूं, प्लस जीएसटी लगाऊंगा 18% टैक्स से, आपसे 118 रुपए लूंगा और गवर्नमेंट को जमा दूंगा, राइट। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में 100 रुपए के ऊपर ही मैं गुड्स दूंगा आपको, बट 18 रुपीज मैं जमा नहीं दूंगा गवर्नमेंट को और आप मुझे पे नहीं करोगे। 18 रुपीज रिवर्स चार्ज के केस में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। सो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है टैक्सेस और रेसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, राइट। और रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स जमा कराता है और रेसिपिएंट उसका क्रेडिट ले लेता है। गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया है गुड्स और सर्विसेज का जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज होगा। जो भी इन सारे लिस्ट में फॉल करती है आइटम्स, उन सब पे आरसीएम होगा, रिवर्स चार्ज होगा, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जिसपे आपका गवर्नमेंट ने लिस्ट में नहीं दिया है आइटम्स रिवर्स चार्ज के, उन सब के ऊपर आप फॉरवर्ड चार्ज करोगे, यानी उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करोगे सप्लाई रेसिपिएंट से, राइट। सो फॉरवर्ड चार्ज में मैं चार्ज करूंगा आपसे और आपसे कलेक्ट करके जमा दूंगा, अज्यूमिंग आप रेसिपिएंट हो। रिवर्स चार्ज में मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा दोगे और आप उसका इनपुट ले लोगे। यही डिफरेंस है। अब अगर आप रिवर्स चार्ज में जमा देते हो टैक्सेस, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपने मुझसे सप्लाई ली और मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं। अगर मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, राइट, अगर मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, तब इन दैट केस मैं आपसे टैक्स चार्ज करूंगा। मैं इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पे, बट जीएसटी आपसे रिकवर नहीं करूंगा। 18 रुपया जीएसटी है, मैं आपसे टैक्स इनवॉइस 100 रुपए लिखूंगा, जीएसटी उसमें 18 रुपए लिख दूंगा, बट जीएसटी आपसे लूंगा नहीं, वो आप डायरेक्टली जमा दोगे, बट मुझे टैक्स इनवॉइस देना जरूरी है अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, आप मुझसे सप्लाई ले रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक टैक्स इनवॉइस अपने ऊपर इशू करो, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ इनवॉइस रेगुलरली। सो अगर मैं सप्लायर हूं और आप रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हो और मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो आप अपने ऊपर खुद के ऊपर एक टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। अब हम समझते हैं एडवांस पेमेंट। आप मानो कि मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको बोला आपको मुझसे सर्विस चाहिए, आपने बोला हाँ, तो मैं बोला एडवांस देना पड़ेगा आपको पहले सर्विस के। मैं बोला ठीक है, तो आपने बोला ठीक है एडवांस मैं दूंगा। तो मैंने आपने पूछा कितना, मैंने बोला 10,000 रुपए। तो जब मैं एडवांस आपसे लूंगा तो मुझे इसके ऊपर एक टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा, वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, मैं आपको एक रिसीट वाउचर इशू करूंगा, ना कि एक टैक्स इनवॉइस, राइट।
अगर मैं आपको टैक्स इनवॉइस इशू करता हूं तो काम खत्म। अगर मैं आपको रिसीट वाउचर इशू करता हूं और आप मानो कि मैंने उसके अगेंस्ट बाद में सप्लाई करी, तो मुझे उसके अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा, राइट? अगर मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया था, आपने एडवांस दिया, बट बाद में हम दोनों के बीच में मटीरियलाइज नहीं हुआ अग्रीमेंट, मैंने आपको सप्लाई नहीं करी, तो आप मुझसे रिफंड वापस लोगे मेरे पैसे, जो आपने पैसे दिए थे मुझे। उसके लिए मैं एक रिफंड वाउचर उसके लिए आप मुझे एडवांस जो दिए थे, आप एक रिफंड वाउचर इशू करोगे। तो मैं रिसीव करता हूं तो मुझे रिसीट वाउचर देना है, अगर मुझे रिफंड करना पड़ता है पैसा तो आप मुझे रिफंड वाउचर दोगे, राइट? अब डिलीवरी चालान, हमें यह समझने की जरूरत है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान, अगर इट इज नॉट फॉर सप्लाई। यानी कि अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं जीएसटी में, तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, राइट? अगर मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूं, इफ ट्रांसपोर्टेशन इज बाय रीजंस अदर देन सप्लाई, तो एक डिलीवरी चालान मुझे देना पड़ेगा। दिस इज द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से डिलीवरी चालान इशू किया जाता है, राइट? अगर जॉब वर्क के लिए मैं गुड्स भिजवा रहा हूं, जॉब वर्क मतलब मेरा गुड्स है, मैंने आपको बोला इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके दो। मान लो ये शर्ट है, मैंने शर्ट में बोला कि आप एक काम करो, मुझे बटन्स लगा के दो, तो ये जॉब वर्क हो, राइट? यानी कि मेरे शर्ट के ऊपर आप काम करके दे रहे हो, तो मैंने आपको शर्ट भेजा, आपने मुझे इसके ऊपर बटन्स लगा के दिए, तो इसके जब मैं भेजूंगा तो डिलीवरी चालान में जाएगा गुड्स, वापस आएगा तो भी डिलीवरी चालान में आएगा गुड्स, राइट? अब हमें समझना है आईटीसी की बात, कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या क्या कंडीशंस हैं आईटीसी अवेल करने के लिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैं आपको सेल कर रहा हूं, आपको अगर आईटीसी लेना है तो क्या करना होगा? नंबर 1, आपके पास या तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप आईटीसी ले सकते हो, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा, उसके बेसिस पे ही आप इनपुट ले सकते हो। नेक्स्ट, मुझे अब सप्लायर को अपने जीएसटी रिटर्न में उस इनवॉइस को दिखाना पड़ेगा, और वो इनवॉइस आपको दिखेगा कि मैंने क्या दिखाया है, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। इसके बारे में हम रिटर्न्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सप्लायर हूं, मैं इनवॉइस अपलोड करूंगा अपने जीएसटीआर 1 में, आपके जीएसटीआर 2B में जब वो आता है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। क्रेडिट तब मिलेगा आपको जब आपने गुड्स और सर्विसेज को एक्चुअली रिसीव किया है, राइट? फोर्थ, टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सप्लायर हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। यानी मैंने जो टैक्स कलेक्ट किया है आपसे, मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो ही क्रेडिट मिलेगा। या फिर आप अगर आरसीएम में टैक्स दे रहे हो, तो आप अगर टैक्स पे कर रहे हो तो ही क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कभी भी विदाउट टैक्स पे किए नहीं मिलेगा। लास्ट, ही हैज फर्निश्ड द मंथली रिटर्न। लास्ट जो रिटर्न फर्निश हो जाना चाहिए। जो फोर्थ कंडीशन दिया हुआ है, टैक्स कलेक्टेड हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है सेटिस्फाई करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया कि नहीं, ये हमेशा पता नहीं चलता। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी इंप्रूवमेंट्स ला रहा है, ट्राई कर रहा है, बट हमेशा ये अभी भी पता नहीं चलता कि मैंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया कि नहीं दिया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा? अगर मैंने सेल किया है फॉरवर्ड चार्ज में, नॉर्मल चार्ज में, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आरसीएम में आपने टैक्स पे किया है, तो आपने सेल्फ इनवॉइस इशू किया कि नहीं किया, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, उस सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे। डेबिट नोट, अगर मैंने आपको एक सेल इनवॉइस दिया था 100 रुपए का, बाद में 10 रुपए का एक और डेबिट नोट दिया, तो उस 10 रुपए के डेबिट नोट पे आपको क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट, बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स अंडर कस्टम्स एक्ट। यानी कि अगर मैं गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करता हूं, अगर मैं इंडिया से बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है कस्टम्स अथॉरिटीज के पास कि मुझे गुड्स इंपोर्ट करने दिया जाए। जब मैं ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूं, उसी के बेसिस पे मुझे क्रेडिट मिलेगा, राइट? इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी, आईटीसी में कब तक ले सकता हूं? आईटीसी में ले सकता हूं
अगले साल के सितंबर के रिटर्न तक। यानी कि हम 21-22 की बात करें तो सितंबर 2022 का रिटर्न जो ड्यू होता है 20 अक्टूबर 2022 को, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 20 अक्टूबर 2022 तक मैं क्रेडिट ले सकता हूं 21-22 की, या फिर एनुअल रिटर्न के डेट तक। एनुअल रिटर्न का डेट हमेशा 20 अक्टूबर के बाद ही होता है, तो ये अर्लियर ऑफ जो प्रोविजन है उतना मटीरियल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 20 अक्टूबर 2022 तक मैं क्रेडिट ले सकता हूं 2021-22 की। अगर एनुअल रिटर्न मैंने उसके पहले फाइल कर दिया, जो अनलाइकली है, मान लो मैंने 15 अक्टूबर 2022 को फाइल कर दिया, तो 15 अक्टूबर 2022 तक ही क्रेडिट ले सकता हूं। बट ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। नॉर्मली हर केस में क्रेडिट 20 अक्टूबर 2022 तक ही नेक्स्ट ईयर तक अवेलेबल रहेगा। ओके, अब मैंने आपको समझाया था टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ये सारी चीजों को मैंने समझाया था, राइट। अब हमें ये बात जान के रखनी जरूरी है कि अगर मेरा आईटीसी है और वो आउटपुट के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है और वो आउटपुट टैक्सेबल, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट और एसईजेड जो हमने आज बात किया, नॉन टैक्सेबल यानी कि पेट्रोलियम और अल्कोहलिक लिकर, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन थ्रू नोटिफिकेशन, इन सब के अगेंस्ट में है, तो हमें समझना है कि हमें आईटीसी खाली टैक्सेबल और जीरो रेटेड पे मिलेगा। मैंने आपको ये बहुत क्लियरली बता दिया था, नॉन टैक्सेबल यानी अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर निल रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। तो अगर मेरा आईटीसी ऐसा है जो आउटपुट मेरा आउटपुट के अगेंस्ट यूज हो रहा है, जो हर टाइप का आउटपुट है, जैसे अगर मैं एक टीचर हूं, मैं मैट बेचता हूं अगर, तो वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो सेल ऑफ बुक हुआ। और अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, कोचिंग कराता हूं, तो वो जीएसटी के लिए चार्जेबल है। तो मैं आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट जीएसटी के लिए जो चार्जेबल कोचिंग है उसके अगेंस्ट ही ले सकता हूं। टू द एक्सटेंट मैंने मैट बनाने के ऊपर आईटीसी लिया, वो अवेलेबल नहीं है, राइट। तो रूल 42 और 43 दो रूल्स बनाया गया है जिसके अंदर पूरे फॉर्मूला डिटेल में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। किस तरह से आप आईटीसी कैलकुलेट करोगे कि मैंने कितना मैट बनाने के लिए यूज किया जो एग्जेम्प्ट है और कितना कोचिंग के लिए यूज किया जो टैक्सेबल है, करेक्ट। ये मुझे अपने आप बाइफर्केशन निकालने के लिए रूल 42 और 43 अलाउ करता है, राइट। सो आईटीसी अवेलेबल खाली होगा अगर मेरा टैक्सेबल या फिर जीरो रेटेड है, और अवेलेबल नहीं होगा अगर वो एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल है तो, राइट। एग्जेम्प्ट में सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर मेरा आउटपुट रिवर्स चार्ज में है, यानी मैं 100 रुपए पे दे रहा हूं, आप रिवर्स चार्ज में पे करो, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। आईटीसी खाली टैक्सेबल जीरो रेटेड पे मिलेगा, बाकी आपको नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और रिवर्स चार्ज आउटपुट पे नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको देता हूं और आप रिवर्स चार्ज में पेमेंट करते हो, तो मुझे उसके अगेंस्ट इनपुट नहीं मिलेगा। आप रिवर्स चार्ज में जो पेमेंट कर रहे हो, आपको उसका इनपुट डेफिनेटली मिलेगा। सो आपका क्वेश्चन नहीं है इनपुट का, मेरा क्वेश्चन, मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली उसका इनपुट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कॉमन ब्लॉक्ड आईटीसी। रूल 42-43 मैंने आपको बता दिया, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अगर मेरा आउटपुट बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है तो। अब आईटीसी जो है, अगर आप आईटीसी के चैप्टर में जाओगे, जो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे बाद में, तो वहां बोला गया है कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें इनपुट नहीं मिलेगा, हम अगर खरीद रहे हैं तो भी। सो हम अगर प्रोक्योर कर रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई है, हम कुछ भी अगर इनपुट हम परचेज करते हैं, तो हमें नॉर्मली सब चीज पे आईटीसी मिलता है उसका, अगर उस पर जीएसटी चार्ज है तो। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर इनपुट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, आप मोटर व्हीकल्स परचेज करते हो, आप छोटी गाड़ी परचेज करते हो जिसमें 13 लोगों से कम बैठ सकते हैं, तो वो गाड़ी खरीदने का प्लस उस गाड़ी का रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा है, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, राइट। फूड बेवरेजेस, अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में खर्चा करते हो, कोई आउटडोर केटरिंग, आपके ऑफिस का कोई फंक्शन है, आपने आउटडोर केटरिंग लगाया, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, हेल्थ इंश्योरेंस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो, फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। अगर आप उसके अगेंस्ट कोई भी जो भी आप बनाते हो, तब आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। अगर आप उसके लिए
मान लो कि आप बालू, सीमेंट, ये सारी चीजें आप लेते हो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, लेबर चार्जेस उसका क्रेडिट नहीं मिलता। बट अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बनाते हो तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है। गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मैंने एक लैपटॉप खरीदा बट उस लैपटॉप को मैं ऑफिस में यूज नहीं करता, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं, तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। लास्ट, अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा उसको बेचने के लिए, बट वो गुड्स या तो लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी को रिवर्स करना होगा। या फिर मैंने गुड्स खरीदा बट अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया, या फिर मैंने मार्केट में फ्री सैंपल्स में बंटवा दिया, तो इन सब केसेस में मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। With this, I would say that thank you so much for giving a very patient hearing to this first lecture, जिससे हम पूरा ग्राउंड वर्क तैयार कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव था हमारा यहाँ पे कि हम ग्राउंड वर्क तैयार करें आपका, कि आप बाद में कभी कोई चैप्टर पढ़ने जाएं जो प्रैक्टिकल चैप्टर हो, तो आपको ये सारी चीजें जो बेसिक्स है जीएसटी के, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, आपको याद रहे। तो ये चैप्टर को आपको बार बार याद रखना है। अगर आपको जरूरत हो, अगर कुछ भी डिफिकल्ट, तो आपको मल्टीपल टाइम सुनना चाहिए ये चैप्टर। उसके बाद जाके हमें रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, जो एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर्स में हम आ जाते हैं कि कैसे होता है, वो समझने की जरूरत है। तो विद दिस आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ पेशेंट हियरिंग। सी यू इन अनदर वीडियो।